वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज़ विशाल कुमार और आप देख रहे हैं हॉर्टी साइंस। सो टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। इनका नाम है विशाल सिंह और इन्होंने जो है JRF एंटोमोलॉजी में दिया और SRF एंटोमोलॉजी में दिया और दोनों ही एग्ज़ाम्स जो है इन्होंने बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। तो करंटली ही इज़ डूइंग हिज डॉक्टरेट फ्रॉम IIRI न्यू दिल्ली और यहाँ पर जो ये मेरे बैचमेट है, beside a good researcher and student, he is a very good human being, a true gentleman. So Vishal ji, I welcome you in our education platform Horti Science. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से अपनी BSc की जर्नी स्टार्ट की और कहाँ से आपने अपनी मास्टर्स की और करंटली आप जो है डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से कर रहे हो, प्लीज़। Good afternoon, everyone. My name is Vishal Singh, and I have completed my undergraduation from Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut. Then I did my masters from Rani Lakshmi Central Agriculture University, Jhansi, Uttar Pradesh. ओके, तो अभी आप जो है अपनी डॉक्टरेट कहाँ से कर रहे हैं? Currently, I am pursuing my PhD from IIRI New Delhi in Entomology Division. तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने SRF एंटोमोलॉजी का एग्ज़ाम दिया IIRI में, ही वॉज वन ऑफ दी बेस्ट रैंकर्स। उस साल हुआ क्या था कि सिल्क बोर्ड के जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी जो कंबाइन हुआ था, तो ओवरऑल आपकी रैंक शायद AIR 4 थी, जो अगर हम सिल्क बोर्ड वालों को हटा दें तो All India overall All India rank was 31. बट अगर उनको सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो हमारे सीनियर जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था, अगर उनको हटा दिया जाए तो क्लास में मेरा चौथा नंबर। यस एग्जैक्टली, देयर वाज अ कंबाइंड एग्जाम ऑफ SRF एंटोमोलॉजी एज वेल एज सिल्क बोर्ड examination. So if we exclude those rankers from this exam, we can definitely say Vishal Singh has secured all India rank 5 in this exam, 4 in this exam. Okay, no issue. तो विशाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि वाई एंटोमोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि अगर हम कोर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के फील्ड में सो वी हैव वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स लाइक इफ़ वी से कोर, वी से एग्रोनॉमी, वी से horticulture, we say soil science, and above all these we say plant sciences. More specifically we can say plant breeding as a subject. Why you have choose this subject कि एंटोमोलॉजी ही क्यों? इसका रीज़न मैं बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है हाई स्कूल और इंटर में शुरू से ही एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। माई फैमिली बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। सो पहले से ही मेरा एग्रीकल्चर रहा है, तो प्लांट साइंस को तो हम पहले ही अवॉइड कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि उसमें जेनेटिक्स वगैरह वो ऐसी चीज़ें आती हैं मतलब जो। पर एंटोलॉजी चूज़ करने का रीज़न ये था कि मतलब जो सेकंड सेमेस्टर में जो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोलॉजी का कोर्स पहली बार पढ़ रहा था, तो उस टाइम वो कोर्स मतलब सबके लिए टफ होता है और उसमें कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब पास होने के लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत थी। इसमें मेरा मतलब जो मिड देख के मुझे ऐसा लगा कि इसमें अगर मैं नहीं पढ़ा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया इसे, तो उसे पास करना भारी हो जाएगा। मतलब सही बात। हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम अगर एक लेक्चर भी अगर मिस कर रहे हैं उसके एंटोलॉजी में ऐसा रहता है कि मतलब उसका ऐसा लगता था कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, है ना। तो और बताइए आगे। उसका क्या है, मतलब हर लेक्चर में अगर तुम अटेंड कर रहे हो, हर लेक्चर में तुम्हें नई नई टर्मिनोलॉजी मिलती है, तो वो क्रिएट करती है कन्फ्यूजन और मतलब रिमेंबर नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट किया और मेरे एक सीनियर हैं हेमेंद्र सिंह, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उसमें हेल्प की। तो पहले तो यही फोकस था कि हमें कैसे करके कोर्स में बैक नहीं लाना है। उसके बाद जैसे हम किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे आता है ना, जब हम उस सब्जेक्ट को डीप पढ़ते हैं, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम उस सब्जेक्ट को समझते हैं, जब हम कह सकते हैं कि हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अदरवाइज कि मैंने इसमें इंटरेस्ट था ऐसे ले लिया, ऐसा नहीं होता है। जब हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं फिर ही हम उस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो ये रीज़न था मेरा चूज़ करने का। एक तो गाइड मुझे मेंटर मिला हुआ था, दूसरा कि पढ़ना स्टार्ट कर दिया डीपली उस सब्जेक्ट में, तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट एंटोलॉजी में हो गया। और स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि IIRI में आना जो है कोई इजी टास्क नहीं है, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कोर डिवीजन्स की, तो वो एंटोमोलॉजी इज़ वन ऑफ द कोर डिवीजन, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो विशाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या मोटिवेशन रही, अंदर हंगर रहा कि आपके लाइफ में कुछ दिल वगैरह तो नहीं टूटा आपका कि आपको ऐसा लगा कि अब IIRI ही क्रैक करना है और कहीं और नहीं जाना है? सो इज़ देयर एनी स्टोरी रिलेटेड टू दिस मोटिवेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दिल टूटने का।
पर ये होता है ना कि जो हम टॉप मोस्ट इंडिया के अगर टॉप मोस्ट किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो सबके मुंह पे IRI का नाम आता है। और IRI में उस टाइम मेरा जैसे दिल्ली के पास में है तो विजिट भी करता रहा बीच बीच में। तो एक होता है कि भाई IRI में तो होना चाहिए एडमिशन, अगर मतलब इन फ्यूचर आगे अगर पढ़ाई चालू कर रहे हो। पर अनफॉर्चुनेटली मैं PG में हाँ एडमिशन नहीं ले पाया, उसमें कुछ ज़्यादा रैंक आ गई थी। बट उसके बाद IRI मिला मुझे, PhD में IRI मिल गया। उस टाइम क्या आपने स्पेशल कुछ कोचिंग वगैरह ली थी क्या? अंदर से क्या आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी रही कि आपने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही में जो इतना अच्छा रैंक हासिल किया SRF एंटोमोलॉजी में? SRF एंटोलॉजी मेरा जो बेसिक मैंने जो प्रिपेयर किया था वो मेरा अंडर ग्रेजुएशन में ही था। पर SRF के लिए जो तुमने UG में जो मैंने गलती की थी उनको बस इम्प्रूव किया था कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। टाइम काफ़ी दिया था मैंने अपने एंटोमोलॉजी के लिए UG में, और उसका मुझे हेल्प मिला PhD में। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका ऐसा नहीं है कि बेकार जाएगा, वो पढ़ाई बेकार जाएगी, वो सारी काम आएगी। बट हमें फिर जो गलती हमने की है उनको इम्प्रूव करना है PhD के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि विशाल ने जो काफ़ी मेहनत की है, अपने बेसिक्स को जो है स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग रखा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेजेस में अपने इस इंटरव्यू सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट विद JRF एंटोमोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल, जो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि अगर हम JRF एंटोमोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कौन से ईयर से जो है BSc की कौन से ईयर से जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? I would say third year is the best time to start एंटोलॉजी, बिकॉज एंटोलॉजी देखने में तो सब्जेक्ट मतलब ऐसा लगता है कि ज़्यादा पढ़ने का सिलेबस नहीं है, और मैंने भी उस सिलेबस को देख के ही स्टार्ट किया था कि कम सिलेबस है, जल्दी कवर हो जाएगा। बट क्या है ना, उसमें टर्मिनोलॉजीज और ये जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ बहुत सारी हैं, तो उनके लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्लियर करने के लिए। ओके, BSc थर्ड ईयर इज द आइडियल एंड क्रिटिकल टाइम टू स्टडी फॉर JRF एंटोमोलॉजी। तो विशाल, JRF एंटोमोलॉजी का सिलेबस भी काफ़ी डाइवर्स है, तो आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे इसका जो सिलेबस यूनिट्स में डिवाइडेड है? ये इनफैक्ट मॉर्फोलॉजी आता है फर्स्ट। थोड़ा मोटा मोटा बता दीजिए कि ब्रॉड कैसे मेजर मेजर में तो हम बात करेंगे तो एक तो बेसिक एंटोलॉजी होगी जिसमें मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी ये कवर होती है, और अप्लाइड एंटोलॉजी होगी जिसमें हमारा जो पेस्ट मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है वो हमें स्टडी करना होता है। ओके, 480 मार्क्स का ही रहता है इसका एग्ज़ाम भी सेम। सो आप बता सकते हैं कि JRF एंटोमोलॉजी में हमें कौन कौन सी बुक लिस्ट जो पढ़नी चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हो तो यू विल डेफिनेटली सिक्योर अ वेरी गुड रैंक। तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए फॉर क्रैकिंग JRF इन एंटोमोलॉजी? एंटोलॉजी में अगर स्टार्टिंग करते हैं तो एक इंसेक्ट आती है, छोटी सी बुक है, वो हमें स्टार्टिंग के लिए तो वो बेस्ट है। अगर उसमें भी अगर मतलब हमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बेसिक जो NG रंगा के नोट्स हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद उसी में अप्लाइड 2 आती है, जैसे इंसेक्टर 2 भी बोलते हैं, वो भी सेम राइटर्स हैं उसके, उन्होंने वो लिखी हुई है, वो हम ले सकते हैं। फिर जब हम फर्दर मूव करते हैं अच्छा, तो वो इंसेक्टा की क्या अपडेटेड वर्जन है वो? नहीं, उसमें जो इंसेक्टर 2 है अप्लाइड, उसमें अप्लाइड पोर्शन कवर किया हुआ है, जैसे फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोल, पेस्ट एंड कितने टाइप के पेस्ट हैं, ये चीज़ें उसमें कवर की हुई है। तो वो अप्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मॉर्फोलॉजी और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है, फिजियोलॉजी वाला पार्ट इंसेक्टर 1 में कवर किया हुआ है। ओके, ये 2 बुक्स आपने फंडामेंटल्स के लिए बता दिए विशाल। तो इसके बाद थोड़ा डीप में अगर स्टूडेंट्स जो है पढ़ना चाहें तो कौन कौन सी बुक्स उन्हें पढ़नी चाहिए? इसके बाद जो मैंने बुक ली थी वो थी TB प्रसाद की एंटोमोलॉजी ट्रीटाइज एंड एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर के फानी कुमार की। ये दोनों बुक वन लाइनर हैं, बट इनमें जो TB प्रसाद की जो बुक है वो तो थोड़ी इजी है, बट जो फानी कुमार की है वो थोड़ी डीप नॉलेज हमें देगी, वो अच्छी बुक है। उसका नया एडिशन भी आ गया है तो उसमें उन्होंने कुछ पार्ट भी ऐड किया है, तो वो 2 बुक्स और हम ले सकते हैं एंटोमोलॉजी के लिए। एक और बुक आती है DS रेड्डी की अप्लाइड एंटोमोलॉजी, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अगर अप्लाइड को अच्छे से समझने के लिए वो उसमें इन डिटेल अप्लाइड हमें दे रखा है, तो वो हम ले सकते हैं। तो ये बता दिया आपने एंटोमोलॉजी की। तो इसके अलावा कुछ जैसे अदर सब्जेक्ट्स में देखें तो जनरल एग्रीकल्चर का सेक्शन रहता है, और किसी और में जो 20 क्वेश्चन जो अलग सेक्शन के रहते हैं, तो एंटोमोलॉजी में ऐसा कुछ है नहीं?
एंटोमोलॉजी के साथ साथ हमें निमेटोलॉजी की भी, अगर हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो निमेटोलॉजी को भी कंसीडर करना होता है, क्योंकि उसके भी हमारा क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था, बजाज एंड वालिया की एक बुक आती है, इंट्रोडक्टरी प्लांट निमेटोलॉजी, एंड दूसरी है निमेटोलॉजी रिफ्रेशर। उसमें 2 बुक्स मैंने कंसीडर की थी, और दोनों, अगर वो 2 बुक पढ़ लेंगे तो निमेटोलॉजी पूरा कवर हो जाता है अच्छे से। उसके लिए अलग से और कुछ पढ़ने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। और एग्रीकल्चर का तो मुझे लगता है सबका पैटर्न सेम ही रहता है, तो उसके लिए मैंने जो लिया था वो सुंडा बुक आती है, वो तो कॉमन ही है। हाँ, नेमना सुनना तो रेवोल्यूशनरी बुक है, तो सबको ऐसे एक बार लाइक वो बुक पढ़नी चाहिए। तो आपने ये जितनी भी बुक लिस्ट बताई अभी, क्या आप एक लाइन में इन्हें समराइज़ करना चाहोगे? कौन कौन से बुक लिस्ट आपने स्टूडेंट को बताए? इंसेक्टा 2, जिसे अप्लाइड इंसेक्टा भी बोलते हैं, सेम राइटर्स हैं उसके, टीवी प्रसाद, निमेटोलॉजी रिफ्रेशर, और निमेटोलॉजी उसके बजाज एंड वालिया की, एक के फानी कुमार की रिफ्रेशर, एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर। और ये जो बुक्स हैं, इसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की जो लास्ट टाइम पे हमें जब 5 to 6 मंथ रहते हैं ना लास्ट की प्रिपरेशन में, उस टाइम हमें ऑब्जेक्टिव करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। और विशाल जी, अगर किसी ने ये सारे बुक्स अगर पढ़ लिए तो कितने मार्क्स का आप डेफिनेटली कह सकते हो कि यस, आफ्टर 480 मार्क्स 300 प्लस आर कमिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर बुक्स? कितने मार्क्स आप शॉर्टी के साथ कह सकते हैं कि इन्हीं बुक से आएगा? 300 प्लस डेफिनेटली विल गेट फ्रॉम दीज बुक्स। और अब क्या पैटर्न में कुछ चेंज भी हो रहा है, एनटीए जो पेपर बनाती है वो एक जैसा नहीं रहता, उसका पैटर्न चेंज होता रहता है। तो अभी क्या है, अभी वो करंट पे भी फोकस कर रहे हैं, जो करंट में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो जितने भी एंटोमोलॉजी रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन पर क्या चल रहा है, उसको हमें अब उस इंफॉर्मेशन से हमें अपडेट रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, करंट जो पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है हर एक एग्ज़ाम का। उसमें हो क्या रहा है कि एवरी एक्सपर्ट्स ऑफ एवरी डिसिप्लिन आर वांटिंग कि देयर शुड बी सम करंट पोर्शन इन एवरी एग्ज़ाम। सो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि आपकी जो डिसिप्लिन्स के करंट रिसर्च पेपर्स आप वो देखिए, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट कौन कौन सा काम उन्होंने कर दिया। इफ़ यू टॉक अबाउट एंटोमोलॉजी, आई कैन से IARI इज़ द वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आप उनके जर्नल्स देख लीजिए, उनके मैगजीन्स देख लीजिए। तो इसमें करंट के जो टॉपिक्स हैं आप इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी जो विशाल सर ने बताए, जितने भी बुक लिस्ट आपको अभी बताए, वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जो है उन्हें परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद विशाल सर, हम जानना चाहेंगे कि every student have their dream to do masters and PhD from IARI. So what is the cutoff for IARI in JRF entomology? ये कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये पर ईयर चेंज होता है, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है। बट अगर JRF की बात करें तो 350 प्लस मुझे लगता है IARI में सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर है, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे 339 थे, इवन दो आई डिड नॉट गेट दिस IARI। सो विशाल सर का क्या रहा था, एक आध रैंक जो थोड़ा सा नीचे रह गया था, बट ही वॉज डेफिनेटली अ गुड स्टूडेंट। तो अगर कोई 300 प्लस भी सिक्योर कर रहा है इन JRF एंटोमोलॉजी, तो ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। तो अगर आपको जो IARI चाहिए तो आपको 350 प्लस लाने ही पड़ेंगे। तो वो तो चेंज भी होता है कि फिक्स नहीं है, पेपर का पैटर्न उसे डिसाइड करता है कि आपके मतलब 350 प्लस पे अगर IARI, बट एवरेज यही रहता होगा कि हाँ 350 प्लस ही आपको लेके आना है। तो विशाल सर, एक और स्टूडेंट्स में डाउट रहता है कि सर आउट ऑफ 120 व्हाट इज़ द सेफ साइड टू अटेम्प्ट पेपर? क्या 100 क्वेश्चंस करने चाहिए हमें, क्या 105? आपके अकॉर्डिंग जितना आप समझते हो कि दिस इज़ द सेफ साइड, 105 इज़ द सेफ साइड, 110 इज़ द सेफ साइड, व्हाट यू थिंक दिस इज़ द सेफ साइड? पेपर की अगर बात करें तो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, हम किसी से कंपेयर करने की उसमें मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। बाकी 2 तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए हमें। पहला, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम नॉर्मल जो डेफिनेटली हम श्योर हैं कि ये हम एक्यूरेसी है कि ये इसका आंसर राइट है, वो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। और दूसरी बार में वो क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए जिसमें 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हमें यूज़ करनी चाहिए दूसरा राउंड में।
फिर उसके बाद मुझे लगता है जो सेफ स्कोर है इसमें करने का, वो मैंने किया था 109 उस टाइम 120 में, तो बट 100 प्लस इज सेफ आई। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी यू आर एग्जैक्टली यू आर फाइटिंग विद द you are fighting for For IERA, IERA, and ultimately if you are answering 400 questions, it means not 400, you are what we can say, you are choosing 100 question to attempt na? So you are actually attempting 400 marks question paper, so it is ideally you are securing for seat in IERA. तो अगर आप 400 मार्क्स का अगर जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऑलमोस्ट अगर आपके उनमें से 10 क्वेश्चन भी अगर गलत हो जा रहे हैं, तो यू आर गेटिंग 350 प्लस स्कोर इन JRF एंटोमोलॉजी। तो इसके बाद विशाल सर, एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्ट कर रही हो सकती है, किसी के बॉयफ्रेंड डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, या फिर दोनों के केसेस स्पोर्टिंग भी हो सकते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस जो है आपको ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन का कॉज है? डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये तो सारा अपने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिपेंड करता है। बाकी टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेफिनेटली। और ये नहीं है कि हमें पढ़ते ही रहना है, कुछ एक्टिविटी भी करनी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हमें मुझे लगता है कि इन्वॉल्व होनी चाहिए उस चीज़ में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी हमारे मेंटली प्रेशर आता है, उसको रिलीज़ करने के लिए सम फिजिकल एक्टिविटी वी शुड इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ है। बाकी पर्सनली व्हाट कहना ही से हमें अपने हिसाब से सही बात। अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्शन सभी की लाइफ में रहते हैं, और ये चीज़ आपको ही हैंडल करने की, आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो कि नेगेटिव वे में लेते हो। तो आप, यही एज होती है गर्लफ्रेंड बनाने की भी, यही एज है करियर बनाने की भी, यही एज है। तो आई ऑलवेज से कि आप जो है अपने पार्टनर को ऐसे सपोर्टिंग की तरह लो। तो अगर आप, क्योंकि आप 50% आप अपने आप के लिए हो, 50% आप अपने पार्टनर के लिए हो, और टुगेदर यू आर 100%। सो हमेशा बोनस ही बने रहिए अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, आप सभी को ऐसा लग रहा हो कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट इट इज़ ट्रू। यही एज है आपको जो है गर्लफ्रेंड भी इसी एज में बनाना है, बॉयफ्रेंड भी इसी एज में बनाना है, और करियर भी इसी एज में बनाना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये क्रिटिकल स्टेज में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों विशाल सर? तो और मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप लाइफ में चीज़ों को 2 बार अचीव करते हो। पहले आप यहाँ माइंड से अचीव करते हो, उसके बाद आप रियल लाइफ में अचीव करते हो। तो इन द एंड मैं विशाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में जो है हमें अपना समय दिया। तो थैंक यू सो मच विशाल सर।